वेलकम टू साइंस फाइंड हिंदी। कैसा आप लोग? आपको दोबारा से सत श्री अकाल, नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। लेकिन उससे पहले सॉरी, क्योंकि मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं ला पाया। बहुत दिनों से मैं बिजी था और कुछ इशू चल रहा था, इसलिए वीडियो थोड़ा सा लेट है। लेकिन वीडियो में पूरा मज़ा आएगा, इसका गारंटी मेरे पास है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज के इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं ये सारे टॉपिक्स। आज हम जानेंगे कि मेटल क्या होता है, मेटल के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होता है, नॉन मेटल के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, फिर मेटलॉइड्स क्या होते हैं, मेटलॉइड्स के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, और फिर करने वाला है सबके बीच में एक तगड़ा वाला कंपैरिजन। तो बिना किसी देरी के चलो शुरू करते हैं। पहले आते हैं हमारे मेटल। हमें पता है कि ये गोल्ड एक मेटल होता है, सिल्वर एक मेटल होता है, लेकिन मेटल होता क्या है? मेटल होता क्या है तो पहले जानना है हमको मेटल का डेफिनेशन। तो मैं आपको बोल देता हूँ कि देखो, मेटल का डेफिनेशन होता ये है कि मतलब एक ऐसा एलिमेंट होता है जो कुछ प्रॉपर्टी शो करता है, जैसे कि आपका लस्टर प्रॉपर्टी शो करता है, और उसके पास हार्डनेस का प्रॉपर्टी होता है, मेलिएबिलिटी होता है, थर्मल कंडक्टिविटी होता है, उनके पास एक शाइनी अपीयरेंस होता है, और एक अच्छी खासी बात कि उनको इलेक्ट्रॉन लूज करना ज़्यादा पसंद है गेन करने से। ये एक बहुत बढ़िया और बहुत मेजर प्रॉपर्टी है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, वही तो मैंने आपको पहले भी दिखा दिया था। आप देख सकते हो हमारे पास टोटल 80 से 90 मेटल्स आ जाते हैं पीरियोडिक सीरीज में, और यहाँ पर आप देख भी सकते हो कहाँ का मेटल है। ये वाला सीरीज, ये वाला एरिया हमारा मेटल आ जाता है, ये वाला एरिया मेटल आ जाता है। यहाँ से ये देखो गैलियम, और ये वाला हिस्सा, अरे ये क्या हो गया, एक सेकंड रुको। हाँ, ये सारे आप हमारे मेटल आ जाते हैं। और अभी हम बढ़ते हैं आगे। कलर चेंज कर लेता हूँ इनका। हाँ देखो, हमें जानना है कि मेटल के प्रॉपर्टीज भी क्या होते हैं, क्योंकि जब मैंने आपको बताया था कि हम क्या क्या जानने वाले हैं इस वाले साइड पे, जब मैंने आपको प्रॉपर्टीज भी बोला, तो शुरू करते हैं मेटल के प्रॉपर्टीज जानने से। जल्दी से मैं आता हूँ मेटल के प्रॉपर्टीज वाला साइड। ये वाला है मेटल का प्रॉपर्टीज। तो मेटल के प्रॉपर्टीज में हम पहले देखेंगे कि मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, वन आफ्टर अनदर सारे प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो लस्टर ऑफ मेटल, लस्टर का मतलब होता है कि अगर आपने प्योर स्टेट में कोई भी मेटल लिया है ना, तो उसके पास एक साइनर सरफेस होगा, वो लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, और इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कि मेटेलिक लस्टर। जैसे कि गोल्ड की बात करें तो उसके पास एक येलो लस्टर आ जाता है, कॉपर के पास एक ब्राउन लस्टर होता है, और आयरन, एल्यूमिनियम, जिंक, इनके पास एक ग्रेस लस्टर होता है। और वो लस्टर सिर्फ और सिर्फ प्योर स्टेट में ही पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आयरन में जंग लग गया तो क्या आयरन में और लस्टर दिखेगा? नहीं, क्योंकि वो तो प्योर नहीं रहा। हार्डनेस की बात करें तो हार्डनेस है हमारे पास दूसरा प्रॉपर्टी। आपके पास जो मेटल्स है वो हार्ड, आप उसको जनरली चाकू से कट नहीं कर सकते। और ये जो मेटल है ना, ये भी सभी इक्वली हार्ड नहीं है। कुछ मेटल होते हैं बहुत ज़्यादा हार्ड, जैसे कि आयरन, और कुछ मेटल जैसे कि हमारे पास है एक मेटल, नाम तो सुना ही होगा, सोडियम। ये इतना सॉफ्ट है कि आप इसको चाकू से काट सकते हो, जिसको हम बोलते हैं हार्डनेस। तीसरा प्रॉपर्टी जो हमारे पास आ जाता है वो है मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी का मतलब होता है कि आप कोई भी मेटल को थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। अब आप अगर कोई भी मेटल को हैमर से बीट करो तो वो थिन शीट्स बन जाते हैं और वो टूटते नहीं है, इसको हम बोलते हैं मेलिएबल। जैसे गोल्ड, सिल्वर, ये दोनों होते हैं मेलिएबल मेटल। इनमें से गोल्ड होता है सबसे ज्यादा मेलिएबल मेटल। सिल्वर भी अच्छा खासा मेलिएबल होता है, लेकिन गोल्ड सबसे ज्यादा होता है। डक्टिलिटी की बात करो तो ये हमारे पास चौथा प्रॉपर्टी है, हम मेटल को तार में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम अगर मेटल को खींचे, स्ट्रेच करें, तो हम इसको तार बना सकते हैं। जैसे कि मैंने अगर 100 मिलीग्राम सिल्वर ले लिया तो उसको मैं खींच के 200 मीटर लेंथ का वायर बना सकता हूँ। इसका मतलब यहाँ पर एक ह्यूज डक्टिलिटी दिख रही है। और ये भी सबसे ज़्यादा कहाँ पर दिखती है हमें? ये भी सबसे ज़्यादा डक्टिलिटी भी हमें गोल्ड में ही दिखता है। और गोल्ड का जो सिंबल होता है वो हम AU से हम गोल्ड को डिनोट करते हैं। और थर्मल कंडक्टिविटी की बात करो, थर्मल कंडक्टिविटी हमारे पास और एक प्रॉपर्टी है, पांचवा प्रॉपर्टी। कि थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब होता है कि अगर हमने कोई मेटल के एक एंड को हीट अप किया तो दूसरा एंड भी हीट अप हो जाएगा। इसका मतलब कि मेटल हीट के फ्लो को अलाउ करता है। इसका मतलब सीधा सीधा ये निकलता है कि मेटल हीट के फ्लो को अलाउ करता है। और कुछ गुड कंडक्टर्स की बात करें, जैसे कि हमारे पास सिल्वर, गोल्ड, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सब। अभी हम जाते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के। फिजिकल प्रॉपर्टीज तो हमने जान ली, अब जानते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। पहला प्रॉपर्टी केमिकल में हमारे पास आता है कि मेटल के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन हो सकता है। अगर हमने मेटल ले तो ऑलमोस्ट हमारे पास जो सभी मेटल होते हैं वो रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, लेकिन उनके पास अलग अलग रिएक्टिविटी होती है।
इसके बाद में हम बात आएंगे रिएक्टिविटी के ऊपर। अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट में बोल सकते हो, आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। अब देखो मेटल के साथ ऑक्सीजन का अगर रिएक्शन हो गया तो मेटल ऑक्सीजन बनेगा, यही मैंने यहाँ पर देख दिया है, कोई मुश्किल नहीं। देखो अगर हमने वाटर के साथ कोई मेटल का रिएक्शन करवा तो कैसा बात बन सकता है। अब पता चला कि सभी तो एक साथ रिएक्ट नहीं करते, कुछ कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो कि पानी में लगने के साथ ही रिएक्शन कर देते हैं, कुछ कुछ ऐसे होते हैं जिसके लिए हमको स्टीम बनाना पड़ता है तब जाके वो रिएक्ट करते हैं, लेकिन करते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो कि नहीं करते, जैसे कॉपर, वो कभी पानी के साथ रिएक्ट नहीं करने वाला, लेकिन जो जो रिएक्ट करते हैं उनमें से सबसे कॉमन चीज है, अगर हमने पहले मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट किया तो मेटल ऑक्साइड बनाने वाला है और हाइड्रोजन गैस को ऊपर छोड़ देगा। और अगर हमने उस मेटल ऑक्साइड को किसी वाटर के साथ दोबारा रिएक्ट करवाया तो हाइड्रोक्साइड बनाने वाला है मेटल का, जो कि एक बेसिकली एल्कली है। अब बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की, जो कि हमारा मेटल के साथ एसिड का रिएक्शन। मेटल के साथ एसिड का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है कि अगर हमने मेटल के साथ कोई भी डाइल्यूट एसिड दे दिया तो वो सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन बनाता है, लेकिन इसके साथ हमारे पास एक एक्सेप्शन भी आता है जो कि है HNO3 का। HNO3 या फिर नाइट्रिक एसिड, इसके साथ सभी मेटल्स रिएक्ट नहीं करते। सभी मेटल्स अगर रिएक्ट करते भी है तो भी ये सॉल्ट और हाइड्रोजन नहीं बना सकते। इनमें से सिर्फ हमारे पास मैग्नीशियम और मैंगनीज दो मेटल होते हैं जो कर सकते हैं, बाकी के अंदर कुछ और केस होता है जो कि मैं आपको बाद में कभी बता दूंगा। अब फोर्थ प्रॉपर्टी में आ जाते हैं जो कि हमारे पास मेटल के साथ मेटल के सॉल्ट का रिएक्शन होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए आयरन ले लिया और कॉपर सल्फेट, जो कि आपको पता होगा तो कॉपर के साथ सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन से बना हुआ सॉल्ट है। कॉपर के साथ सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन से बना हुआ सॉल्ट है कॉपर सल्फेट। अगर मैंने इनका रिएक्शन किया ना तो फेरस सल्फेट बन जाएगा और कॉपर बन जाएगा। अगर आपको केमिस्ट्री में थोड़ा भी ज्ञान है तो आपको पता ये लगने वाला है कि ये ना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इस फेरस ने इस कॉपर को डिस्प्लेस करके अपना जगह ले लिया और फेरस सल्फेट बना लिया। और जब इसने फेरस सल्फेट बनाया है तो बात यह आता है कि कॉपर को ही क्यों रिप्लेस किया। कॉपर ने तो कॉपर का ऐसा क्या मजबूरी पड़ा कि उसको फेरस को जगह छोड़ना पड़ा। मजबूरी पड़ा था, और मजबूरी पड़ा था रिएक्टिविटी में। कॉपर का रिएक्टिविटी हमें पता है कि फेरस से कम होता है। अब रिएक्टिविटी के पीछे मत पड़ो, उसके ऊपर मैं वीडियो डाल दूंगा और जल्दी ही डाल दूंगा। अभी इससे आगे चलते हैं। हमें अभी जानना है नॉन मेटल क्या होता है। ये देखो दिख रहा है ना हीरा, ये हीरा एक नॉन मेटल है। अब हीरा मेटल भी है, किसी के मन में ये सवाल आ रहा है तो हीरा कंपाउंड नहीं है। नहीं भाई, हीरा एक प्योर एलिमेंट है, हीरा कार्बन है। आ जाओ कैसे समझाता हूँ। देखो नॉन मेटल के डेफिनेशन में हम बोलते हैं कि ये वो सारे एलिमेंट्स हैं जो मेटल के विपरीत कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करते हैं। जैसे कि लो कंडक्टिविटी, मेटल में आपको पता होगा कि उनके पास हाई कंडक्टिविटी होता है, ये ब्रिटल होते हैं और इनके पास डल अपीयरेंस होता है। और एक इंपॉर्टेंट बात, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करके या तो नेगेटिव आयंस बन सकते हैं या फिर ये शेयर करके बन सकते हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो ये कभी भी नेवर इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करते। एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास कार्बन है, सल्फर है, आयोडीन है, ये सारे हैं। अब हमारे पास टोटल 17 नॉन मेटल्स है। यहाँ पर आप तस्वीर देख लो नॉन मेटल्स का। ये देखो कार्बन है, सल्फर है और आयोडीन का नहीं मिला तो लेड फास्फोरस बैठा। अभी चलो दिखाते हैं कि भाई कहाँ पर एक ये हमारा पीरियोडिक टेबल, यहाँ पर कहाँ पर हमें नॉन मेटल मिल जाते हैं। ध्यान से देखना, ये जगह में हमें नॉन मेटल मिलता है। ये सारे जो हैं हमारे सारे के सारे नॉन मेटल हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर कार्बन दिख रहा होगा, सल्फर दिख रहा होगा, है ना, आयोडीन यहाँ पर आपको दिख गया। ये सारे हमारे पास नॉन मेटल्स ही आते हैं। अब बात करते हैं इनके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं नॉन मेटल की। प्रॉपर्टीज में पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। आप देखो ये तो सही ना उल्टा है। जैसे कि हमारे पास पता था हमें मेटल में ना, तो हमें देखा था कि मेटल जनरली सॉलिड होता है। वो बात अलग है कि हमारे पास मरकरी एक लिक्विड होता है, लेकिन ये सॉलिड भी हो सकता है। जैसे कि सल्फर की बात करें, फॉस्फोरस की बात करें, ये सॉलिड है। लिक्विड भी हो सकता है जैसे कि ब्रोमीन है। ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो चीज़ है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। VVI से मार्क करो कि लिक्विड, एकमात्र लिक्विड नॉन मेटल है अपना पास ब्रोमीन, है ना। गैसेस हो सकते हैं जैसे कि ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सबको आपको पता ही है। अब बात करते हैं कि नॉन मेटल ना यूजुअली ब्रिटल होते हैं, टूट जाते हैं बहुत अच्छे से। जैसे कि हमको पता है कि हम थिन शीट्स बना सकते थे, तार बना सकते हैं कोई भी मेटल के अंदर, लेकिन नॉन मेटल में हम ऐसा नहीं कर सकते। नॉन मेटल टूट जाते हैं, नॉन मेटल ब्रिटल होते हैं। और नॉन मेटल इस ब्रिटल होने के प्रॉपर्टी के लिए हम इसको तार नहीं बना सकते। ये इसको हम बेसिकली मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी का उल्टा बना सकते हो।
अब ये देखो नॉन लस्टरस होते हैं, मतलब इनमें तो कोई रिफ्लेक्शन होता नहीं और इनको आप पॉलिश भी नहीं कर सकते, लेकिन ग्राफाइट और आयोडीन इनमें लस्टर मिल जाता है, ये इसके एक्सेप्शन आ जाते हैं। अब देखो नॉन मेटल जो है ना वो जनरली बैड कंडक्टर होते हैं, लेकिन यहाँ पर भी ग्राफाइट का हमें एक्सेप्शन देखने को मिल जाता है, क्योंकि इनके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन या फिर मोटाइल इलेक्ट्रॉन होता नहीं। मोबाइल इलेक्ट्रॉन, मोटाइल इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन सारे एक ही बात है, लेकिन इनके पास ये होते नहीं है। जैसे हमको मेटल के पास होते हैं तो मेटल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। अब नॉन मेटल्स होते हैं हम उसको आसानी से ब्रेक कर सकते हैं और इनके पास लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। जैसे कि हमें पता है कि इस वाले स्लाइड में देखो, मैं आपको एक सीधा कंपैरिजन का दिखाई देता हूँ। ये देखो, आपको पता है कि हार्डनेस वाला एक पॉइंट मैंने डिस्कस किया था कि मेटल हार्ड है, सोडियम को छोड़ के सभी मेटल को आप काट सकते हो, लेकिन नॉन मेटल के बारे में ये इतना कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है। माना कि डायमंड जैसे कुछ कुछ नॉन मेटल हार्ड हो जाते हैं, लेकिन सभी नॉन मेटल हार्ड नहीं है। अब ये जनरली इनके पास लो डेंसिटी होता है और मेटल्स के विपरीत ये रंगिंग साउंड भी नहीं बना सकते। ये सॉफ्ट नहीं, ये जनरली सॉफ्ट होते हैं, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि एक्सेप्शन है हमारे पास डायमंड का। और इनके पास लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है, लेकिन ग्राफाइट की बात अलग है। ग्राफाइट एक्सेप्शन बन जाता है हमारे पास। ग्राफाइट के अंदर आप देख सकते हो 3730 डिग्री सेल्सियस, इतना ज़्यादा एक इनके पास मेल्टिंग पॉइंट है। वैसे मेरे को ये क्या लगता है ना, ये 373 होना चाहिए, जीरो मेरे पास ज़्यादा आ चुका है, जीरो को कट कर है। मूव करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज को। केमिकल प्रॉपर्टीज हम अगर देखें नॉन मेटल की, तो ये सारे अब पहले तो ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्शन करें तो ये नॉन मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, क्योंकि एसिडिक होते हैं। इसका मतलब आप अंदाजा लगा सकते हो कि हमने जो मेटल ऑक्साइड थे वो बेसिक नेचर के थे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि हमारे जो मेटल ऑक्साइड थे ये किस नेचर के थे, ये थे हमारे बेसिक नेचर के, बेसिक नेचर के थे। लेकिन यहाँ पर मेटल के विपरीत हमको, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया कि सभी मेटल के विपरीत होते हैं, तो इनके पास नॉन मेटल ऑक्साइड होता है। अब इसके साथ तो एसिड का रिएक्शन होता नहीं है, नो रिएक्शन इज फॉर्म। और इनके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की प्रॉपर्टी होती है, इसका मतलब कि इनके लास्ट सेल में जितना भी इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये गेन करते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि मैंने एक नॉन मेटल ले लिया क्लोरीन, ठीक है। अब क्लोरीन में देखो लास्ट सेल में ना 7 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, ठीक है। लास्ट सेल में अपने पास 7 इलेक्ट्रॉन आते हैं और इसको अगर बैलेंस होना है तो इसके लिए चाहिए इसको 8 इलेक्ट्रॉन। ये क्या करेगा, ये अपने लास्ट सेल में बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन को इनटेक कर लेगा, तो इसके साथ ये बन जाएगा स्टेम। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की ओर से ये काम करते हैं अपने नॉन मेटल्स। ये अपना चौथा पॉइंट है जहां पर हम बोल रहे हैं कि कोई भी अगर नॉन मेटल हो तो इसका मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, कोई भी रिएक्शन आप ले लो, बेसिकली आप कोई भी रिएक्शन ले लो, उस रिएक्शन के अंदर ऐसा एक ना एक चीज तो होगा ही जो दूसरी चीज को ऑक्सीडाइज कर रहा है। ऑक्सीडाइज करने का मतलब जनरली ये होता है कि किसी से इलेक्ट्रॉन उधार मांग लो, अगर किसी से अगर आप इलेक्ट्रॉन उधार मांग लो तो जिससे आपने इलेक्ट्रॉन को उधार मांगा है वो हो चुका है ऑक्सीडाइज। और अगर आपने क्लोरीन जैसा बर्ताव किया यानी कि उधार ले लिया तो आप बन गए हो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आपका हो चुका है रिडक्शन। और अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, इसके ऊपर अगर वीडियो चाहिए तो मेरे को आप बता सकते हो ये क्या हो गया। ये रिडक्शन का थोड़ी ना स्पेलिंग है, चलो छोड़ो, आपको समझ तो आ गया होगा कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, मोटा मोटा अंदाज तो आपको आ चुका होगा। अब इससे आगे बढ़ते हैं मेटलॉइड्स की ओर। मेटलॉइड्स से बड़ी दिलचस्प चीज होते हैं। ये आप देखो, ये कुछ इसके पिक्चर्स हैं, देख सकते हो सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सारे नॉन मेटल्स के मैंने पिक्चर देखे रखे। अब डेफिनेशन की अगर बात करें ना, तो ये तो मेटलॉइड्स ऐसे होते हैं जिसके पास इंटरमीडिएट होते हैं मेटल और नॉन मेटल के, यानी कि इनके पास मेटल के भी प्रॉपर्टीज मिल जाते हैं, कुछ कुछ नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज मिल जाते हैं। और ये सेमी कंडक्टर की ओर बिहेव करते हैं, मतलब ये कभी कभी तो इलेक्ट्रॉन्स को इंटेक करते हैं और कभी कभी ये इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ देते हैं। और यही इनका प्रॉपर्टी हमें इसको इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने के लिए बड़ा शानदार बना देता है। आपने सुना होगा कि सिलिकॉन चिप आ रहा है, हमारे पास जर्मेनियम का सोलर पैनल बन रहा है, वैसे बनता नहीं है लेकिन ऐसा सुना होगा आपने। हमारे पास 7 ही मेटलॉइड्स होते हैं वाइडली रिकॉग्नाइज्ड। ये इमेज है 6 का, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो ये यहाँ पर मैंने 7 को मार्क किया है, 7 को 7 मारूंगा, एक साथ मारूंगा। यही है वो 7 भयानक मेटलॉइड्स जिनके पास प्रॉपर्टीज मिल जाती है। अब क्यों ना हम मेटलॉइड्स के प्रॉपर्टीज देख ले, तो गेस करो। मेटलॉइड्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करो तो ये तो कभी कभी मेटल क्लस्टर दिखा सकते हैं, कभी ना भी दिखा सकते हैं, ये बीच के बंदे हैं।
इनकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी की बात करो तो ये कभी तो अच्छा कंडक्ट कर सकते हैं, कभी ये कंडक्ट कर सकते हैं, कभी कभी ये ना भी करते हैं। तो इसका मतलब ऐसा हो रहा है कि ये देखो नॉन मेटल से तो अच्छा ही कंडक्ट कर रहे हैं, लेकिन मेटल से ये बुरा कंडक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इनका बीच का है, तो इसीलिए इनको हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर। यही वाला पॉइंट ये इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। अब बात करते हैं थर्मल कंडक्टिविटी की। हाँ, थर्मल कंडक्टिविटी की बात करें, वैसे यहाँ पर दिस होना चाहिए था, यहाँ पर हिज लग गया तो कोई नहीं, आप टी लगा देना यहाँ पर। थर्मल कंडक्टिविटी की बात करते हैं, ये इंटरमीडिएट, इसमें भी ये बीच के या नहीं, ये ना तो बहुत अच्छा मेटल की ओर से मेटल की तरह कंडक्ट करते हैं और ना ही इतना बुरा करते हैं कि आप इनसे काम ही नहीं चला पाओ। ये ना तो नॉन मेटल की तरह बुरा होते हैं, ना कि मेटल की तरह बहुत अच्छा होता है। अब मैलिएबिलिटी डक्टिलिटी की बात करो तो हाँ, इनके पास ज्यादा प्रॉपर्टी है ब्रिटल होने का, मतलब ये ज्यादा से ज्यादा तक टूट ही जाते हैं, लेकिन कुछ हद तक ये अच्छे रह सकते हैं। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज है जहां पर मेटलॉइड्स ना एलॉय बनाते हैं दूसरे मेटल के साथ। अब यहाँ पर अपने जो ऑक्साइड्स होते हैं, ये ऑक्साइड्स एक तो मेटलिक हो सकते हैं, एक नॉन मेटलिक भी हो सकते हैं। क्योंकि बात करें इनकी तो ये कभी कभार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की ओर से भी काम करते हैं और कभी कभी ये नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की ओर से भी काम करते हैं। अब बॉन्डिंग की बात करें तो इनके पास कोवेलेंट बॉन्ड देखने को मिल जाता है अपने पास। ये मेटालिक बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन ज्यादातर क्षेत्र में तो कोवेलेंट बनाते हैं। ये आयनिक बॉन्ड भी बना सकते हैं, आयनिक बॉन्ड मेटालिक बॉन्ड कुछ भी बोलो बना सकते हैं, आपको सर्टेन कंडीशन देना पड़ेगा, लेकिन ज्यादातर क्षेत्रों में तो ये बॉन्डिंग इसके पास कोवेलेंट का भी होता है। अब रिएक्टिविटी की बात करें तो रिएक्टिविटी इनमें भाई ना वाइडली रेंज कर सकता है, मतलब ये जनरली तो इतना भी अच्छा रिएक्टिविटी नहीं शो करते, कभी कभार बुरा, इतना भी बुरा मतलब एकदम बेकार रिएक्टिविटी भी नहीं शो करता। अब एम्फोटेरिक बिहेवियर देखें तो ये कुछ मेटलॉइड्स ऐसे हैं जो एसिड भी बन सकता है, बेस भी बन सकता है। इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिड भी हो सकते हैं, बेस भी हो सकते हैं, हम उसको बोलते हैं एम्फोटेरिक। तो इसके बाद हम जा रहे हैं कंपैरिजन के लिए। तो कुर्सी की बड़ी बांध लीजिए, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, वो सफेद बटन तोड़ दो उसे। तो चलो जाते हैं कंपैरिजन के चार्ट की ओर। अरे हाँ, कंपैरिजन की बात करें तो ये देखो मैंने एक बहुत अच्छा खासा चार्ट दिया है आपको कंपैरिजन का। ये आप देख सकते हो कि ये बेसिकली सॉलिड होते हैं, लेकिन मरकरी लिक्विड होता है, और यहाँ पर भी ज़्यादातर ही गैसेस होते हैं, तीनों स्टेट में मिल सकते हैं। इनके पास हायर डेंसिटी होते हैं, इनके पास लोअर डेंसिटी होते हैं। ये गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ये पुअर कंडक्टर होते हैं। तो ये आप आसानी से याद कर सकते हो, ये कुछ ज़्यादा बड़ा टास्क तो वैसे है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। इनके पास हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, लेकिन इनके पास नहीं होते, इनके पास लो होते हैं। इनके ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं, इनके ऑक्साइड ना न्यूट्रल और या फिर एसिडिक हो सकते हैं। ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, बेसिकली ये आपको देख लेंगे ये इलेक्ट्रो नेगेटिव होते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हो पूरा एकदम अपोजिट दिखा रहा है। अब कुछ बोलोगे कि मैं अपने मेटलॉइड को क्यों एंटर नहीं करूँ, क्योंकि मेटलॉइड को एंटर करने से ना चार्ट खराब हो सकता है। मेटलॉइड्स की प्रॉपर्टी ये अच्छा है कि मेटलॉइड्स की प्रॉपर्टी ना ये दो, यहाँ पर मैंने आपको लिख दिया मेटलॉइड्स की प्रॉपर्टी सब अलग से पढ़ो। ये आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आप अगर तो इसके साथ पढ़ोगे तो ये बहुत जगह आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो उसको छोड़ दोगे कि बीच के पदार्थ है ना, इनको आप रख नहीं सकते कंपेरिजन के ऊपर। तो ये ना H2 गैस को अगर अपने एसिड के साथ इसका रिएक्शन करे तो H2 गैस निकालते हैं, लेकिन ये नहीं निकालती। ये कोई रिएक्शन है नहीं करके इनको छोड़ ही दो, और ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर से काम करते हैं, और ये ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर से काम करते हैं। तो यहाँ पर आपका होता है समाप्त। लेकिन आपके पास एक क्वेश्चन है जो कि मेरे तरफ से है, आपको इस क्वेश्चन का जवाब करना है, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि वाई मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते क्यों? आप इस क्वेश्चन का आंसर तो मुझको आप चैट बॉक्स या फिर कमेंट में दे सकते हो। और आपको बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपको मैंने आपको बहुत ज़्यादा शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए। और आप नेक्स्ट टॉपिक को मुझे कमेंट कर सकते हो। तब तक के लिए अलविदा, शुक्रिया, बाय बाय।